Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। दूसरी वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बताए थे और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कारण हो सकते हैं कि किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाए, क्या इसके ऊपर भी स्टडी हुई है, क्या कहती है साइंस, क्या रीज़न हो सकता है किसी को अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो तो। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आपको बता दूं, जहां पे भी आप पिंक हाईलाइट देखते हैं मेरे वीडियो में वो सेक्शन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये अच्छे से सुनिए और अच्छे से तैयार करिएगा अपना। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। आई ऑलवेज पुश पीपल टू डू सेल्फ स्टडी। कभी पूरे वीडियो को ये समझ के ना पड़े कि भाई यहाँ से पढ़ लिया तो हो गया। वैसे फीडबैक लोग यही कहते हैं कि हमने ये पढ़ के गए थे और हमारा पेपर अच्छा गया, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू और एडवाइज़ यू कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका पेपर और भी अच्छा जाएगा। यहाँ से सुन लें, समझ लें एंड देन सेल्फ स्टडी करें। सो कॉजेज़ ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या क्या है? ऐसा कहा गया है, जो भी स्टडी हुई है, कि कोई एक कॉज नहीं है बल्कि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा होता है और स्पेशली उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की चांसेस ज़्यादा हैं जिनमें जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो जिनका जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है और सेकेंडली जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं वो भी कंबाइन होके उसकी लाइफ में आ गए तो ऑब्वियसली उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना जायज़ होगा। तो जो भी जिनको छोटी एज में प्रॉपर केयर नहीं मिली या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो छोटे एज में सीख जाते कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना है, वो जनरली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स या ट्रॉमास हुए होंगे किसी की लाइफ में बचपन में जिसकी वजह से, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, फिजिकल अब्यूज़ होगा। फिजिकल अब्यूज़ मतलब मारपीट करना, एंड सेक्सुअल अब्यूज़ तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो अगर बचपन में किसी बच्चे के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो, या फिर उनके पेरेंट्स उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते थे, मारपीट करते थे, बेइज्जत करते थे, कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की चांसेस बढ़ जाती है। ऐसा स्टडी कहती है कि 80% जिन लोगों को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, मतलब ऐसे लोग जिनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है, उनमें 80% लोग ऐसे हैं जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमास रहा है, जिनकी लाइफ में बचपन में कुछ ऐसे सदमे लगे हैं जिसकी वजह से ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हो गए। एक और डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और बाकी के जो भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो ये इसका जो रीज़न बताया गया है सबसे ज़्यादा, ये बचपन में जो ट्रॉमास हुए होंगे उसका साइड इफ़ेक्ट माना गया है कि ऐसे लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरना पड़ा हो। स्ट्रेस लेवल जिनमें बहुत ज़्यादा हाई रहा है, एक ये कॉमन फैक्टर माना गया है। जिनके लाइफ में बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो तो उनको ये ऐसा हो गया है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट जनरली होता है वो फोकस करता है कि उनको सिखाना कि कैसे कोप करना है, कोई भी सिचुएशन में कैसे कोप करना है, कैसे दूसरे से रिलेट करना है, वो सारी चीज़ें हम ट्रीटमेंट में सिखाते हैं। जो भी लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो उनका यही देखा गया है कि उन्होंने बचपन में ये चीज़ें नहीं सीख पाए कि कैसे अपने ट्रॉमा से कोप अप करना है और कैसे मैनेज करना है अपनी फीलिंग्स को। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको दिखेंगे जिनको पता ही नहीं होता कि उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब जिनको नहीं पता तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को मिजरेबल फील करते हैं, हेल्पलेस फील करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं है जीने का, इस तरह की उनके अंदर फीलिंग आने लगती है। और जो
उनको ये लगता है कि अपनी फीलिंग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ड्रग्स लेने लगो या अल्कोहल ले लो या खुद को ओवरडोज करके हार्म कर लो, या जिसकी वजह से क्या होता है इनकी लाइफ और बुरी हो जाती है। तो रादर गोइंग टू अ काउंसलर, ये लोग क्या करते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और ये गंदी गंदी आदतों में पड़ जाते हैं जो इनके लिए और मुसीबतें पैदा करना शुरू कर देता है। नाउ एक्चुअली इसका कॉज क्यों नहीं पता चला? इसका कॉज इसलिए नहीं पता चला क्योंकि DSM-3 से पहले तक इसके बारे में कोई स्टडी हुई ही नहीं। सबसे पहली बार जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे अटेंशन गई है तो वो DSM-3 के टाइम पे गई है। अभी DSM-5 चल रहा है, तो DSM-5 और DSM-3 में देखिए कितना फ़र्क है, लेकिन DSM-1 और 2 में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। सो आप सोच सकते हो कि कितना लेट इसके बारे में पता चला है। तो मेजर प्रॉब्लम जो इसकी स्टडी में आ रही थी वो क्या थी, क्यों हम इसके कॉज नहीं पता चला पाए, हमें क्यों नहीं पता लगा? हमें मेन रीज़न तो ये है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये दूसरी मॉर्बिडिटी के साथ आती है, मतलब कि दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसके साथ अटैच्ड रहते हैं। यानी किसी इंसान को जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो उसको सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, उसको एक से ज़्यादा टाइप के हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई। दूसरा जो कारण ये भी है कि जिनको डिसऑर्डर होता है वो कभी भी क्लिनिशियन के पास जाते ही नहीं है, वो सोचते हैं उनको कुछ नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। नाउ कुछ फैक्टर्स इन्होंने बताया, हम एक एक करके समझेंगे। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब बॉडी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड। तो ऐसे इन्फेंट्स, ऐसे बच्चे जिनका जो रिएक्शन टेंडेंसीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिएक्शन टेंडेंसीज, मतलब कि किस तरह से उनको चीज़ों को बर्दाश्त करना है, समझना है, कितना बियर करना है, वो कैसी है, उसकी हाई है कि लो है, उसका बिहेवियरल इनहिबिशंस है क्या, मतलब कि अपने बिहेवियर से वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता या अपने आप को दबा लेता है, उसको कुछ महसूस होता है लेकिन फिर भी अपने आप को दबा लेता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिएक्शन टेंडेंसीज। ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनके पर्टिकुलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ज़्यादातर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो मॉडरेटली इनहेरिटेबल होते हैं, यानी कि हम अपने ब्लड में, अपने जीन्स में लेके आते हैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, है ना। अगर जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन माना गया है, कुछ कुछ ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हैं जहाँ पे जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा हाथ माना गया है। वो कौन कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है? पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनमें जेनेटिक्स का रोल पाया गया है। जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हैं लोग, उनमें एक और चीज़ देखने के लिए मिली है। क्या? उनमें ये देखने के लिए मिला है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की फंक्शनिंग लो पाई गई है, और इसकी वजह से इनका जो एग्रेशन होता है, बहुत इम्पल्सिव एग्रेसिव बिहेवियर इनमें देखने को मिलता है। और पैरासुसाइडल भी एक्ट करते हैं ये लोग। किस तरह से करते हैं पैरासुसाइडल एक्ट? नाइफ से अपनी आर्म को काट लेना, इस तरह का, खुद को मारना, और तरह तरह की अजीब सी खुद को हार्म करने के लिए तरह तरह की हरकतें करना। ये उनमें मिलता है जिनमें सेरोटोनिन का क्वांटिटी कम सिक्रीट होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो एक और चीज़ शो करते हैं। क्या शो करते हैं? जो नॉन एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, नॉर एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका भी कंटेंट डिस्टर्बेंस होता है, उसका भी कंटेंट में डिस्टर्बेंस मिला है। सो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में ये भी देखने के लिए मिलता है। और जो खास तौर से PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशन होती है, उनमें भी इसी का नॉन एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिला है। एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। डोपामिन का लोग इंजेक्शन भी लेते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो सब जो इलीगल है वैसे। तो ये डोपामिन जो है, डोपामिन का भी सिस्टम में गड़बड़ होने की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स।
साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर में अगेन देखिए, दिमाग से रिलेटेड बात, अर्ली चाइल्डहुड में अगर बुरा बिहेव देखा हो बच्चे ने, या उसको निगलेक्ट किया गया हो, या उसको ठीक से सिखाया ना गया हो, तो इनको ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी ये चीज़ देखी गई है। जैसे ऐसे बच्चे जिनको पेरेंट्स से सही से प्यार नहीं मिला, उनके साथ अब्यूज़ हुआ है, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनमें भी ऐसा देखा गया है कि इनकी प्रिमिटिव ग्रैंडियोसिटी रही है एक फेज़ में। यानी कि प्रिमिटिव ग्रैंडियोसिटी मतलब अपने आप को बहुत महान समझना कि आई एम बॉर्न टू बी अ वेरी पॉपुलर वाला बात। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग इसी तरह के होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हम तो महान, हम तो बने ही पॉपुलर होने के लिए हैं और कुछ नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, बस इसी सपने में जीते रहते हैं। तो इस टाइम पे जब ये प्रिमिटिव ग्रैंडियोसिटी का जब टाइम ये बच्चा कर रहा होता है, जब ये बच्चा इस टाइप की चीज़ें सोच रहा होता है, सारे इवेंट्स और उसकी जो नीड्स होती हैं वो उसके आसपास ही घूम घूम रही हैं। मतलब वो यही सोचता है कि उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जो वो चाहेगा वो हो जाएगा। तो कभी भी जब हम चाहते हैं कि बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट हो, तो हमें इस फेज से बाहर सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि मिररिंग करें, बच्चे को सच्चाई दिखाएं कि भैया ऐसा नहीं है, तुम कोई राजा महाराजा के घर में पैदा नहीं हुए हो, तो ये ग्रैंडियोसिटी के सपने छोड़ दो, सच्चाई को देखो क्या है सच्चाई। तो ये बच्चे जिनको पेरेंट्स से निगलेक्ट हुए हों, या पेरेंट्स ने उन्हें डिवेल्युएट किया हो, या एम्पैथेटिक चाइल्डहुड रहा हो, तब जाके ऐसे बच्चे इस तरह के नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन लोगों को ऐसी चीज़ें होती हैं। लास्ट जो टॉपिक है आज का वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का वैसे कोई प्रूफ नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिला है, ऐसा हम क्लियरली नहीं कह सकते सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब कल्चर में चेंज आ जाता है, तो जो इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन को ज़्यादा जोर देना पड़ता है, या वो इंसान देने लगता है इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए, या उसको इंस्टेंट सोल्यूशन, जो आजकल सबको है ना, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए है, पेन फ्री बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें सेल्फ सेंटर्ड लाइफस्टाइल हो गई है, और इस वजह से जब ये एक्सट्रीम फॉर्म में ऐसा हो जाता है, सेल्फ सेंटर्डनेस लाइफस्टाइल हो जाना, इंस्टेंट सोल्यूशन हर चीज़ का मिलना, पेन फ्री बेनिफिट होना, तो ये चीज़ें ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ ले जाने लगती हैं। तो आप सोचें कि आजकल के माहौल में तो ये बहुत कॉमन है कि लोग धोखा दे के काम करना चाहते हैं, किसी को उल्लू बना के करना चाहते हैं, और अपना काम निकल जाए उसके बाद फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले के साथ उन्होंने क्या किया। तो ये सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बट आप इमोशनली भी देखोगे कि तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो ये सब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ जाने का एक इशारा दिखाई देता है उन लोगों का जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जहां हमने कॉज पढ़ा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वी कैन बी एम्पैथेटिक टू सच पीपल, बट अगेन बहुत सारे चाइल्डहुड फैक्टर्स जो हमने बात की यहाँ पे, तो बेसिकली देखा जाए तो पेरेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पेरेंटिंग गलत हो गई तो एक खुद के बच्चे की पेरेंट्स ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। सो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत कुछ सुधार सकती है, बहुत लोगों का जीवन सुधार सकती है अगर अच्छे से की जाए। इसी इंटेंशन के साथ मेरे वीडियोस आते हैं, यही सोचकर कि सबको एक सही और रियल शिक्षा मिले। लोग कई कहते हैं कि आप बुक कैसे सामने करके क्यों बताते हो, अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते हो। मेरी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा, सामने लिखा है। मैं बुक इसलिए दिखाती हूँ कि आपको रिलायबिलिटी हो, आप इस चीज़ को वैलिड माने, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बोल रही, जो सामने लिखा है वो मैं बता रही हूँ। तो आपकी नज़रों के सामने होता है प्रूफ, जो भी मैं बता रही होती हूँ। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने का सोर्स। सो इसीलिए इसी इंटेंशन से वीडियो बनाए गए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, और कोई भी साइकोलॉजी ब्रांच के जो भी लोग हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। किसी को कभी भी कहीं पे भी नीड हो सकती है कोई इन्फॉर्मेशन जानने की, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो नथिंग रॉन्ग इन रीडिंग अगैन और लिसनिंग अगैन। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।